नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक और स्वागत है आपका हमारे चैनल बियॉन्ड डिग्रीज। दोस्तों, आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपनी पॉलिटी सीरीज का चौथा पार्ट। जैसा कि आपको पता है, अभी तक हमने इस सीरीज में 3 पार्ट पहले कवर कर लिए हैं। पहला पार्ट था हमारा यूनियन एंड टेरिटरी, जो कि हमने पार्ट 1 देखा था। फिर हमने किया सिटीजनशिप, फिर पार्ट 2 देखा, और इस प्रीएम्बल वाले को हमने 2 पार्ट में कवर किया, 3A और 3B। अगर आप लोगों ने ये सारे पार्ट्स अभी तक नहीं देखे हैं तो आप जाकर के वापस देख लीजिए। प्रीएम्बल के पार्ट 3A में हमने सारा पूरा प्रीएम्बल डिस्कस किया था, और पार्ट 3B जो था उसमें हमने आज तक के जितने भी एससी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुके हैं प्रीएम्बल के ऊपर, वो सारे हमने डिस्कस किए थे। तो इस तरीके से हमने अभी तक अगर कुल मिलाकर के देखा जाए तो हमने एक तरीके से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3A और पार्ट 3B तरीके से हमने ये डिस्कस कर लिए हैं 3 पार्ट। और आज हम देखने वाले हैं पार्ट 4 अपनी सीरीज का। इस पार्ट 4 में हम देखने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स। क्या देखने वाले हैं हम? फंडामेंटल राइट्स, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप चाहे कोई भी एग्जाम उठा करके देख लीजिए, चाहे वो एसएससी हो या कोई भी एग्जाम, जो भी आप जिस चीज की तैयारी करना चाहते हैं, अगर आपने पॉलिटी को पढ़ना है तो आप बिना फंडामेंटल राइट्स को पढ़े हुए, अच्छे तरीके से समझे हुए आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आपने फंडामेंटल राइट्स को अच्छे से नहीं समझा है तो आप कभी भी पॉलिटी में नंबर गेन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स एक ऐसा टॉपिक है जहां से भर भर के क्वेश्चन आते हैं। तो अभी हमने ये डिसाइड किया है कि क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जो है हमारा वो थोड़ा बड़ा है, ये कहां से कहां तक जाता है, 12 से लेकर के 35 तक। तो इसलिए हमने डिसाइड किया है कि जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में हम देखेंगे 12 से लेकर के 21 तक। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट पार्ट जो हम फंडामेंटल राइट्स का करेंगे, यानी कि 4B, उस वाले पार्ट में हम देखेंगे 22 से लेकर के 35 तक। और जब ये दोनों पार्ट हमारे कवर हो जाएंगे तो ऑलमोस्ट हमारा फंडामेंटल राइट्स कंप्लीट हो चुका होगा। और फिर जो हम थर्ड पार्ट करने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, उसमें हम आज तक के जितने भी इंपॉर्टेंट एसएससी के क्वेश्चंस हैं वो सारे हम डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि फंडामेंटल राइट सीरीज में हमारे 3 पार्ट होने वाले हैं, 4A, 4B और 4C। 4C में हम पूरे के पूरे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो भी इंपॉर्टेंट आज तक फंडामेंटल राइट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी के। तो इस तरीके से हम ये अपना फंडामेंटल राइट्स खत्म कर देंगे। और उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि हम पूरा एक एक आर्टिकल करके नहीं चलने वाले हैं। उसके बाद फिर मैं आपको एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो भी हैं पॉलिटी के अंदर, वो सारे मैं आपको एक तरफ से करवाने वाला हूँ। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक आर्टिकल डीपीएसपी का नहीं करवाने वाला हूँ। तो जैसे ही हम फंडामेंटल राइट्स कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद डीपीएसपी में क्या है, हम बहुत तेजी स्पीड से जाने वाले हैं। जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं सिर्फ हम वो करेंगे और फिर भगाएंगे हम गाड़ी, ताकि हमारा जो पॉलिटी है वो अच्छे से कवर हो जाए। और जो भी इसमें हाई यील्डिंग एरियाज हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट वाला आर्टिकल कौन सा है, या फिर जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है, या फिर कौन कौन से इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हो चुके हैं जो कि क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जहां से एसएससी के द्वारा, वो सारे हम फटाफट देखेंगे। तो फंडामेंटल राइट्स के बाद ये बहुत ही तेज फास्ट पेस सीरीज होने वाली, क्योंकि आपका बेस जो है वो कंप्लीट हो चुका होगा। तो आप लोगों ने जिन्होंने भी अभी तक ये पार्ट्स नहीं देखे हैं वो ये देख लीजिए, क्योंकि हम इस सीरीज में कुछ भी छोड़ने वाले नहीं है। तो आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि अगर आपने ये सीरीज पूरे अच्छे तरीके से की तो आप 75 से 80% क्वेश्चन जो है वो तो मिनिमम, क्योंकि कुछ कभी क्या होता है कि एसएससी वाले ऐसा क्वेश्चन, या फिर हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, वो 2-4 क्वेश्चन ऐसे डाल ही देते हैं जो कि एकदम अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। तो उसके बारे में आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते। तो उन क्वेश्चन को अगर छोड़ दिया तो फिर भी आप मोटा देखेंगे कि 80% जो भी क्वेश्चन आएंगे पॉलिटी के थ्रू, वो हम पूरे कंप्लीट करने वाले हैं। और अगर आप 80% पॉलिटी के क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं तो ये लगभग मेरे को लगता है कि 7 से 8 क्वेश्चन तक जा सकता है, अगर पॉलिटी आपने सही तरीके से मैनेज करी तो ये सीरीज आप इसमें कुछ भी मिस मत करिए। चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो जब हम फंडामेंटल राइट्स देखते हैं तो ये फंडामेंटल राइट्स जो है कहाँ शुरू होते हैं, आर्टिकल 12 से शुरू होते हैं, और ये कहाँ तक जाते हैं, आर्टिकल 35 तक। तो आप ये भी याद कर लीजिए, क्योंकि क्या होता है कई बार एसएससी जो है फंसाने के लिए बच्चों को, क्योंकि बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज रहते हैं, एग्जैक्ट आर्टिकल नंबर पता नहीं रहता है। तो एसएससी क्या करता है कि वो आपको नंबर दे देगा कि क्या लगता है आपको 11 से 33 तक है, या फिर 12 से 44 तक है, या फिर 12 से 35 तक है। तो एग्जैक्ट नंबर्स आपको याद करने बहुत जरूरी है कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो किस आर्टिकल से शुरू होता है और किस आर्टिकल पे खत्म होता है। मैं नहीं चाहता कि आपको यहाँ पे कोई भी डाउट रहे, तो इसलिए आप याद रख लीजिए कि ये आर्टिकल 12 से शुरू होता है फंडामेंटल राइट्स हमारा, और खत्म कहाँ पर होता है, आर्टिकल 35 पर। ठीक है ना? तो आर्टिकल 12 क्या कहता है? इट सेज दैट ऑल दी स्टेट्स, ये कहता है कि ऑल दी स्टेट्स, जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया में, एंड ऑल दी यूनियन टेरिटरी इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। यानी कि क्या कह रहा है कि इंडिया जो कि भारत देश है हमारा, इसके अंदर जितने भी स्टेट्स हैं, जैसे कि आपको पता है कि हमारे देश में कितने स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो ये कह रहा है कि इट सेज दैट ऑल दी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। यानी कि इसको भारत से अलग किया ही नहीं जा सकता है। कितने स्टेट्स हैं टोटल? 28, और यूनियन टेरिटरीज कितनी है? 8। तो ये 28 और 8 जो है ये क्या है, इंटीग्रल पार्ट है इंडिया के। और इसके अंदर क्या क्या और चीजें इंक्लूड होती हैं उनके बारे में भी आर्टिकल 12 में जिक्र किया गया है। जैसे कि इट इंक्लूड्स द पार्लियामेंट, यानी कि जैसे हमारे पूरा का पूरा जो हमारा देश है इसमें 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, इनको जो लीड करता है, जहाँ पे हमारे जो चुने हुए सदस्य जाकर के बैठते हैं और वो लीड करते हैं इस कंट्री को, तो उसको क्या कहते हैं हम? पार्लियामेंट हाउस। तो ये क्या कह रहा है कि इट इंक्लूड्स द पार्लियामेंट, यानी कि जो इंडिया है उसके अंदर क्या क्या आता है, हमारा स्टेट्स आ गए, हमारे यूनियन टेरिटरीज आ गई हमारी, और क्या आ गया हमारा? पार्लियामेंट। और हमारा पार्लियामेंट आ गया, और क्या आ गया हमारा? लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, यानी कि जितने भी स्टेट्स हैं इस देश में उन सबके लेजिस्लेचर्स, यानी कि इंग्लिश में तो क्या कहते हैं? विधान सभा। यानी कि इस देश की जो पार्लियामेंट है और इस देश में जितने भी स्टेट्स हैं उनमें जो विधानसभा है, सारी की सारी क्या है? इंटीग्रल पार्ट है इंडिया की। जैसा कि पता है आपको कि इंडिया में क्या है, 3 लेवल का सिस्टम है। 3 लेवल कौन कौन से हैं? पहला लेवल जो है वो नेशनल लेवल है। नेशनल लेवल पे क्या आता है हमारा? पार्लियामेंट। फिर सेकंड लेवल पे हमारा क्या आता है? स्टेट्स की विधानसभा। और थर्ड लेवल पे क्या आता है हमारा? पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, या फिर आप कह सकते हैं यहाँ पे म्यूनिसिपैलिटीज। शहरों में क्या होती है इसकी यहाँ पे? म्यूनिसिपैलिटीज। तो इस तरीके से जो तीनों के तीनों लेवल होते हैं, ये सारे के सारे जो है वो इंटीग्रल पार्ट है इंडिया के। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है हमने देख लिया, उसमें सारे के सारे स्टेट्स आते हैं, सारी की सारी यूनियन टेरिटरीज आती हैं, और जो इस देश का पार्लियामेंट है वो भी इस देश का इंटीग्रल पार्ट है, और जो स्टेट्स की विधानसभा है वो सारी की सारी मिला करके
इस देश का इंटीग्रल पार्ट है, यानी कि इंटीग्रल मतलब जिसको अलग नहीं किया जा सकता इस देश से, तो कहते हैं हम इंटीग्रल पार्ट। आई डोंट थिंक इसमें कोई भी डाउट रह गया होगा आर्टिकल 12 में। अभी आप केवल अच्छे से समझते चलिए इन सारे आर्टिकल्स को, फिर हम भर के क्वेश्चन करने वाले हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कम से कम 50 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ केवल फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। तो अगर आपने ये लेक्चर सही से किए होंगे तो आपको क्वेश्चन जो है वो धड़ाधड़ करते जाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट हो जाएगा एकदम अलग लेवल पे, कि आपने पॉलिटी देखा और आपको लगेगा कि यार ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, ये तो मेरे पट्टे के बट्टे फिक्स नंबर है यहाँ पर। तो आप जान लीजिए कि पॉलिटी इतना आसान सब्जेक्ट है कि अगर आपने एक बार कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली उसके ऊपर, तो आप जीवन में कभी नहीं भूलने वाले। तो आर्टिकल 12 हमने देख लिया है। आर्टिकल 13 देखते हैं क्या कह रहा है। आर्टिकल 13 कहता है द स्टेट शेल नॉट मेक एनी लॉ, द स्टेट शेल नॉट मेक एनी लॉ। स्टेट यहाँ पे किसकी बात हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है पार्लियामेंट की। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? पार्लियामेंट की या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है, पार्लियामेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या कह रहा है आर्टिकल 13? द स्टेट शेल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे, यानी कि पार्लियामेंट कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो कि ले लेता है, छीन लेता है। टेक्स अवे का मतलब छीन लेता है। विच टेक्स अवे और एब्रिज द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट, यानी कि छीन लेता है। या फिर अगर आप एब्रिज देखेंगे तो एब्रिज का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई चीज लिखी हुई है 2 लाइन में, तो काट करके 1 लाइन या 1.5 लाइन का कर देना, उसको क्या कहते हैं? एब्रिज, यानी कि शॉर्ट हैंड एक तरीके से। तो आर्टिकल 13 में क्या लिखा है कि द स्टेट शेल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे, यानी कि छीन लेता है या फिर शॉर्ट हैंड कर देता है किसी भी राइट्स को, किसी भी अधिकार को जो कि दिया गया है, कॉन्फर्ड यानी कि दिया गया है, कॉन्फर्ड बाय दिस पार्ट। दिस पार्ट का मतलब यहाँ पे दिस किसको बता रहा है? ये फंडामेंटल राइट्स को बता रहा है। कन्फर्ड बाय दिस पार्ट एंड एनी लॉ मेड इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ दिस क्लॉज। और जो ये बातें बताई जा रही हैं आर्टिकल 13 में, उसके अगेंस्ट जाकर के अगर कोई लॉ बनाया जाता है तो वो जितना पार्ट उसके अगेंस्ट में होगा, यानी कि मान लीजिए सपोज करिए कि कोई 1 पेज का हमने भारत सरकार ने कोई लॉ बनाया, उसमें क्या है कि 10 लाइनें लिखी हुई हैं। अब जो लास्ट की 2 लाइनें हैं, जो लास्ट की 2 लाइनें आपको दिख रही हैं, ये किसी ना किसी तरीके से फंडामेंटल राइट के साथ इंटरफेयर करती हैं। तो क्या होगा? इस वाले पार्ट को जो इंटरफेयर कर रहा है उसको हटा दिया जाएगा और बाकी का ये जो 8 लाइन बच गई हमारी, इसका फंडामेंटल राइट से कोई लेन देना नहीं है, फंडामेंटल राइट से किसी तरीके की छेड़छाड़ नहीं करता है, उसको क्या किया जाएगा? पास कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? द स्टेट शेल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे, यानी कि सरकार जो है वो ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगी जो कि किसी भी फंडामेंटल राइट्स में दिए गए अधिकार को या तो छीन लेता है या तो उसको छोटा कर देता है, शॉर्ट एंड कर देता है। और अगर ऐसा किया जाता है तो क्या होगा? जितना पार्ट किसी भी लॉ में अगर वो करता पाया गया तो उस जो पार्ट होगा उसको क्या किया जाएगा? हटा दिया जाएगा। टू द एक्सटेंट ऑफ कॉन्ट्रवेंशन बी वॉइड, यानी कि जहां तक वो फंडामेंटल राइट्स के साथ इंटरफेयर कर रहा है, कोई भी जो नया कानून या पार्ट जो सरकार द्वारा बनाया गया है, उसको क्या कर दिया जाएगा? नल एंड वॉइड घोषित कर दिया जाएगा। इस तरीके से यानी कि वो हट जाएगा और वो फंडामेंटल राइट्स को किसी भी तरीके से वहां पे छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा। और ये नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 14 क्या कहता है। तो यहाँ पे एक चीज आपको और इंपॉर्टेंट बता चलूं, यहाँ पर क्या है, एसएससी ने कई बार यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है। क्या होता है कि जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स जो है हमारा, उनको टोटल हम 6 मेजर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 6 मेजर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये 6 मेजर पार्ट्स कौन कौन से हैं? राइट टू इक्वेलिटी, पहला पार्ट क्या है? राइट टू इक्वेलिटी। दूसरा पार्ट क्या है? राइट टू फ्रीडम। दूसरा पार्ट क्या है? राइट टू फ्रीडम। थर्ड पार्ट क्या है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। फिर क्या आता है हमारा? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। के बाद आता है हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। के बाद क्या आता है हमारा? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। हमारा लास्ट पार्ट क्या कहता है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो इस तरीके से हमारे 6 जो हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। तो इनके बारे में आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि ये कौन सा पार्ट जो है वो कौन से आर्टिकल तक जाता है। जैसे कि राइट टू इक्वेलिटी जो हमारा, ये आर्टिकल 14 से शुरू होता है और 18 तक, कहाँ शुरू होता है? 14 से शुरू होता है और 18 तक। राइट टू फ्रीडम जो है हमारा, इसके अंदर बहुत अलग अलग वैराइटीज़ की फ्रीडम आती है। जैसे कि ये कहाँ शुरू होता है? आर्टिकल 19 से शुरू होता है और आर्टिकल 22 तक जाता है। तो आज हम यहाँ तक डिस्कस करने वाले हैं और जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा उसके अंदर हम बाकी के बचे हुए जो आर्टिकल्स हैं वो डिस्कस करेंगे। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन जो है, इसके अंदर हमारा आर्टिकल 23 और 24 आता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक आता है? 25 से लेकर के 28 तक आता है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स जो है हमारे, वो कहाँ पे हैं? आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 के अंदर मेंशन है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में क्या कहा जाता है कि किसी भी इंसान को जो कि सिटीजन है इंडिया का, अगर उनके फंडामेंटल राइट से किसी तरीके की छेड़छाड़ होती है तो उनको हक है, क्या हक है? वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स को फुलफिल करने के लिए। ठीक है ना? तो ये कहाँ पे लिखा है? आर्टिकल 32 के अंदर। ये आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 6 पार्ट है टोटल, 1 2 3 4 5 और 6। और ये 6 पार्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है एसएससी उठा करके, किस
तरीके से क्वेश्चन पूछता है जैसे कि जो आर्टिकल 20 है किस पार्ट के अंदर आता है, वो राइट टू इक्वलिटी का पार्ट है, राइट टू फ्रीडम का पार्ट है, या राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन का पार्ट है। आपको 4 ऑप्शन दे देगा और आप क्या करेंगे, वहाँ पे फंस जाएंगे क्योंकि आपने यहाँ पे ध्यान दिया नहीं था। तो इसमें से मैं आपको फिर से रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप ये वाला जो पार्ट है एटलीस्ट इसको नोट डाउन कर लीजिए या फिर एटलीस्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ये याद रहे। तो आर्टिकल 14 देखते हैं क्या कहता है। तो आर्टिकल 14 कहता है द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन। स्टेट जो है, स्टेट यहाँ पे जब स्टेट की बात होती है फंडामेंटल राइट्स में, तो यहाँ पे स्टेट कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट। ये आप ध्यान रख लीजिए, जहां जहां पर भी स्टेट आएगा ये किसके बारे में यहाँ पे जिक्र हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट में, ठीक है ना। जब जब भी आपके पास स्टेट अगर मैं बोल रहा हूँ कहीं पे भी आर्टिकल में, तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है। यहाँ पे किसी भी स्टेट को, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, इनको समझने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो आर्टिकल 14 क्या कह रहा है, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वेलिटी बिफोर लॉ। इक्वेलिटी बिफोर लॉ, पहला क्या पार्ट कह रहा है, इक्वेलिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन और लॉ, और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो यहाँ पर देखिए आपको ये क्या है, दो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मिल गई है। मैं आपको दोनों इलेबोरेट करने वाला हूँ ढंग से। विद इन द टेरिटरी ऑफ, ये यानी कि भारत सरकार जो है वो किसी को भी डिनाई नहीं कर सकती दो चीजें, कौन कौन सी, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जब तक कि वो भारत सरकार की टेरिटरी के अंदर है, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यानी कि भारत सरकार किसी भी ऐसे नागरिक को जो कि भारत देश के अंदर रह रहा है, भारत देश की टेरिटरी के अंदर रह रहा है, उनको ये दोनों अधिकार, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये डिनाई नहीं किया सकते हैं भारत सरकार के द्वारा। तो ये देखते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में क्या चेंजेस है। थोड़ा बहुत जो चेंज है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, पर जो थोड़े बहुत डिफरेंस है वो हम समझने की कोशिश करेंगे कि इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इसमें डिफरेंस क्या है। तो एक सबसे पहली जो डिफरेंस है वो क्या है, इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है वो क्या है, एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। वो कैसा कॉन्सेप्ट है, पॉजिटिव। यानी कि यहाँ पर क्या है कि जो आर्टिकल 14 है वो ऐसा कुछ कह रहा है गवर्नमेंट से, या उनको सलाह दे रहा है गवर्नमेंट को कि आप ये काम करिए। और जो निगेटिव कॉन्सेप्ट है, निगेटिव कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि वो गवर्नमेंट को सलाह दे रहा है कि ऐसा आप नहीं करिए या फिर ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट और दूसरा क्या है, नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। तो पॉजिटिव कॉन्सेप्ट में क्या कह रहा है, इट मींस इक्वलिटी फॉर लॉ का मतलब क्या है, इट मींस लीगल सिस्टम विल ट्रीट। लीगल सिस्टम का मतलब क्या है, यहाँ पर जो हमारी जुडिशरी है या फिर इंडिया का जो जुडिशियल सिस्टम है, जो हमारे यहाँ पे लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस बने हुए हैं, आईपीसी है, सीआरपीसी और डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे यहाँ पर कोर्ट्स बने हुए हैं, ताकि हम कोई अगर गलत काम करता है तो उसको सजा दे सके, उसको क्या कहते हैं हमारे यहाँ पे, लीगल सिस्टम। और इसका फैसला कौन करता है कि लीगल सिस्टम के तहत किसी पे अगर आरोप लगाता है तो वो सिद्ध होता है कि नहीं होता, वो कौन फैसला करता है, जुडिशियल सिस्टम। तो लीगल सिस्टम जो है हमारा, वो इंडिया में जितने भी इंडिविजुअल्स हैं या फिर ग्रुप्स हैं, यहाँ पे ग्रुप्स की बात कहाँ पर आ रही है कि मान लीजिए कि कई सारे लोग जो है, 50 लोग, 100 लोग, 500 लोग, 1000 लोग जो है वो कहीं पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अगर किसी चीज को लेकर के, तो यहाँ पे दोनों कवर करता है, इंडिविजुअल्स को भी कवर करता है और ग्रुप्स को भी कवर करता है इन सिमिलर मैनर। यानी कि दोनों के ऊपर सेम तरीके के कानून लागू होंगे। एंड नो वन इज अबव लॉ, एवरीबॉडी इज इक्वल। यानी इक्वलिटी फॉर लॉ जो है, इसके अंदर आर्टिकल 14 में क्या कहना चाह रहा है कि इक्वलिटी फॉर लॉ जो है वो बोलती है, ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है और ये निर्देश देती है सरकार को, जो हमारे लीगल सिस्टम है वो किसी भी इंडिविजुअल को या फिर कोई भी ग्रुप जो है उन लोगों को सिमिलर तरीके से ट्रीटमेंट किया जाएगा लॉ की नजर में। और लॉ की नजर में जितने भी लोग हैं, इंडिविजुअल्स हैं या ग्रुप्स हैं, उन सबको इक्वल तरीके से देखा जाएगा, चाहे वो अंबानी है या कोई गरीब आदमी है। लॉ की नजर में सब लोग इक्वल हैं। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 14 में, इक्वलिटी फॉर लॉ। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में क्या होगा, ये एक निगेटिव कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे क्या कह रहा है ये कि स्टेट जो है वो किसी को भी डिनाई नहीं कर सकती, स्टेट जो है वो किसी को मना नहीं कर सकती है समान अधिकार देने से जब लॉ की बात आती है। यानी कि मान लीजिए कि एक अंबानी जी हैं और दूसरा कोई गरीब आदमी है, दोनों ने सेम तरीके का क्राइम किया अगर, तो दोनों को सेम तरीके से सजा मिलने का पूरा व्यवस्था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में की गई है। किसी को भी अमीर या गरीब होने की वजह से लॉ जो है वो एक्स्ट्रा कोई बेनिफिट नहीं देता है। तो यही यहाँ पे कहना चाह रहा है आर्टिकल 14 कि सब लोग कानून के नियर में इक्वल हैं, सब लोग बराबर हैं और सभी लोगों को इस देश में बराबरी का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन हमारा प्रदान करता है। तो ये हो गया हमारा इक्वलिटी फॉर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। और अगर आपने हमारा प्रियम्बल वाला लेक्चर देखा है तो आप मुझे बताइए कि हमने इक्वलिटी फॉर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है ये हमने किस देश से लिया था। जैसे कि आपको पता है कि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमने अलग अलग देशों से क्या किया, हमने अडॉप्ट किया, जो हमें अच्छी लगी कि इस देश में सही है, वो हमने क्या किया, वहां से ले लिया। तो आप बताइए कि जो इक्वलिटी फॉर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट है ये हमने किस कंट्री से लिया है। कंट्री का नाम जो है वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए अगर आपको पता है इसका नाम। तो आर्टिकल 15 की तरफ चलते हैं। आर्टिकल 15 क्या कहता है हमारा कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, प्रोहिबिशन मतलब रोकना, डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव। आर्टिकल 15 जो है वो किसी भी इंसान को जो इस देश में रह रहा है उसको भेदभाव करने से मना करता है। और यहाँ पे 5 चीजों के बारे में भेदभाव जो है वो डिस्कस किए गए हैं। ये 5 चीजें कौन कौन सी हैं, रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। सेक्स यानी कि यहाँ पर जेंडर की बात हो रही है, मेल और फीमेल के बीच के डिस्क्रिमिनेशन की बात यहाँ पर करी जा रही है। रिलीजन आपको पता ही है हमारे देश में बहुत सारे हैं, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। यहाँ ये हमारा रिलीजन हो गया। यहाँ पर जेंडर की बात हो गई। और फिर हमारा रेस क्या होता है, रेस का कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूँ मैं ताकि आपको कोई भी यहाँ पर डाउट ना रहे। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारे यहाँ पर इंडिया में मेजर 3 तरीके की रेस पाई जाती हैं। कौन कौन सी रेस है, एक है द्रविडियन रेस, द्रविडियन रेस। दूसरी क्या है हमारी, इंडो आर्यन रेस। कौन सी रेस है हमारी, इंडो आर्यन रेस। और तीसरी हमारी कौन सी यहाँ पर रेस पाई जाती है, मोंगोलॉइड रेस, मोंगोलॉइड रेस। जैसा कि आपको पता है कि हमारे यहाँ पर बहुत
सारी रिसर्च होती रहती हैं। तो जीन के आधार पर हमने जब देखा तो हमें पता लगा कि मेजर जो इंडियन पीपल्स हैं उनमें ऑलमोस्ट सिमिलर जीन्स हैं, बट जो थोड़ा थोड़ा पार्ट है, मान लीजिए 1% या 2% जो है, जो डिफरेंट है, वो किस रेस का है उसके हिसाब से यहाँ पर रेस शो करी है रिसर्चर्स ने। तो ये मानते हैं कि जो साउथ में जो पीपल रहते हैं उनको द्रविडियन रेस, जो हमारी नॉर्थ बेल्ट या फिर हिंदी वाली बेल्ट में जो लोग रहते हैं इसको हम क्या कहते हैं, इंडो आर्यन रेस। और जो हमारे नॉर्थ ईस्ट में लोग रहते हैं ये कौन सी रेस में आ जाते हैं, मोंगोलॉइड रेस। तो ये हमारा हो गया रेस। तो आर्टिकल 15 में क्लियरली मेंशन है कि हम रिलीजन के बेसिस पे कोई भेदभाव नहीं कर सकते हैं, जेंडर के बेसिस पे कोई भेदभाव नहीं कर सकते हैं, रेस के बेसिस पे भी कोई भी भेदभाव हम नहीं कर सकते हैं। और कास्ट तो आपको पता ही है कि बहुत पहले से हमारे यहाँ पर कास्ट के ऊपर भेदभाव ना हो, इसके ऊपर से गवर्नमेंट दुनिया भर की स्कीम चलाती रहती है, लोगों में अवेयरनेस फैलाती रहती है ताकि कास्ट को लेकर के कोई भी भेदभाव ना किया जाए। और प्लेस ऑफ बर्थ यानी कि मान लीजिए कोई यूपी वाला है या फिर कोई तमिलनाडु वाला है, और मान लीजिए तमिलनाडु वाला जो है वो यूपी में आ गया या फिर यूपी वाला तमिलनाडु में आ गया, तो क्या है, एक स्टेट वाले लोग जो दूसरे स्टेट वाले लोग हैं उनसे किसी तरीके की भेदभाव ना करें। ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, आर्टिकल 15 में, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। तो डिस्क्रिमिनेशन जो है वो क्या है, प्रोहिबिट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आर्टिकल 15 के अंदर। अब आर्टिकल 16 देख लेते हैं क्या कहता है हमारा। तो जो हमारा आर्टिकल 15 था वो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन कर रहा था। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन यानी किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर कहां पर रोक है, डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर रोक लगा रखी है आर्टिकल 15 के अंदर। लेकिन आर्टिकल 16 जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट है आर्टिकल 15 से। तो आर्टिकल 16 क्या कहता है, नो सिटीजन सेल ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ, किस ग्राउंड की बात हो रही है यहाँ पर, रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ये देखिए आप, ये 5 चीजें तो हमारे आर्टिकल 15 में भी मेंशन थी, पर आर्टिकल 16 में क्या है, 2 चीजें एक्स्ट्रा हैं। 2 एक्स्ट्रा चीजें कौन सी हैं, डिसेंट और रेसिडेंट और एनी ऑफ देम, यानी कि यहाँ पर टोटल कितनी चीजें हैं, 7। तो क्या है, आपको एसएससी का जब पेपर आएगा तो पेपर में क्या होगा, वो 5 चीजें दे देगा आपको, और वो 5 चीजें देने के बाद या 4 चीजें देने के बाद आपसे पूछा कि कौन सी चीजें जो है वो आर्टिकल 16 में मेंशन है, कौन सी चीजें जो है वो आर्टिकल 15 में मेंशन है। तो जो है आप वहां पे फंस जाएंगे अगर आपने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया इन चीजों पे जो मैं आपको बता रहा हूँ। कौन कौन सी 7 चीजें यहाँ पर, रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंट और डिसेंट। तो आपको ये 7 चीजें जो है आपके ध्यान में रहनी चाहिए ताकि वहां पर आप एलिमिनेट करके सही आंसर तक पहुंच सकें। जैसा भी हमने देखा कि रेस हमारे यहाँ पर, मैंने आपको पिछली स्लाइड में डिस्कस किया था, इस तरीके से किसी बहुत सारे लोगों को मे भी डाउट हो डिसेंट क्या होता है। डिसेंट यानी कि जब हम ऐसा मानते हैं, एक तरीके से आप देखिए कि राजपूत हैं, तो राजपूत जो है वो अपनी डिसेंसी कहाँ से मानते हैं कि हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं। कहाँ से, हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं। इसी तरीके से अगर देखेंगे आप परशुराम, परशुराम जो है, बहुत सारे ऐसे ब्राह्मण्स हैं, जो ब्राह्मण है वो क्या मानते हैं कि हम परशुराम की लीनिएज में से आते हैं, यानी कि परशुराम के वंशज हैं हम वहां की डिसेंट फॉलो करते हैं। हम किनके वंशज हैं, परशुराम के। ये कौन मानता है ऐसा, ब्राह्मण बहुत सारे लोग मानते हैं अपने आप को कि हम परशुराम के वंशज हैं। तो ये किसकी बात हो रही है, यहाँ पर डिसेंट की बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या बोला हुआ है आर्टिकल 16 के अंदर, रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंट या फिर डिसेंट, इनमें से किसी भी चीज को लेकर के भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसलिए यहाँ पर किस लिए भेदभाव की बात करी जा रही है, इनएलिजिबल फॉर और डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन द रिस्पेक्ट ऑफ एनी इंप्लॉयमेंट इन द ऑफिस अंडर स्टेट, यानी कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, स्टेट यानी कि सरकारी नौकरी की बात हो रही है। जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, दोनों की बात हो रही है। ये आर्टिकल जो 16 है ये हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट की भी बात करता है और स्टेट गवर्नमेंट की भी बात करता है। ये जो गवर्नमेंट्स हैं, जब सरकारी नौकरी देने की बात आती है, कोई भी इंप्लॉयमेंट अंडर द स्टेट, कोई भी इंप्लॉयमेंट अंडर द स्टेट की जब बात आती है तो इन 7 चीजों के ऊपर भेदभाव नहीं किया जा सकता है सरकारी नौकरी देने में। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि आर्टिकल 15 जो था वो एकदम टोटली डिफरेंट है आर्टिकल 16 से। आर्टिकल 15 जो है वो क्लियरली बताता है, क्या बताता है वो, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, वो केवल डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पे बात करता है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। लेकिन जो आर्टिकल 16 है वो एकदम डिफरेंट है आर्टिकल 15 से। आर्टिकल 16 में क्या बात हो रही है, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है कि जो सरकार है यानी कि स्टेट गवर्नमेंट या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो लोग किसी भी, ये जो यहाँ पे 7 चीजें दी गई हैं, रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट और रेसिडेंट, यानी कहाँ का रहने वाला है, नागरिक, 7 चीजों के ऊपर कोई भेदभाव नहीं कर सकते। जब एम्प्लॉयमेंट की बारी आती है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर नौकरी की बारी आती है, तो इन 7 चीजों के ऊपर भेदभाव नहीं किया सकता। ये कहां पर मेंशन है, आर्टिकल 16 के अंदर। हमने डिस्कस कर लिया आर्टिकल 16 भी अच्छे से, हम आर्टिकल 17 की तरफ चलते हैं। तो आर्टिकल 17 क्या कहता है, अनटचेबिलिटी इज एबॉलिश्ड। अनटचेबिलिटी यानी कि छुआछूत, जिसके पीछे आपको पता है कि महात्मा गांधी जी अपने टाइम पे उन्होंने भी बहुत बड़ी बड़ी रैलियां चलाई थी, अवेयरनेस कैंपेन्स निकाले थे ताकि अनटचेबिलिटी जो है उनको एबॉलिश किया सके। तरीके से जब आप देखेंगे कि महात्मा गांधी ने जब उस टाइम पे चलाई थी, यानी कि उस टाइम के जो हमारे लीडर्स थे वो भी इतने जागरूक थे कि उनको पता था कि अनटचेबिलिटी जो है वो हमारे देश के लिए बहुत ही खराब है और इसको एबॉलिश कर देना चाहिए। तो इस वजह से क्या किया कि आर्टिकल 17 जो है वो फंडामेंटल राइट्स के अंदर डाला गया है कि अगर किसी के साथ अनटचेबिलिटी जो है फॉलो की जाती है, किसी के साथ अगर इसका इस्तेमाल होता है तो क्या होगा, उसको सजा मिलेगी, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करने पर कहा जाएगा, जिसके साथ उल्लंघन हुआ वो कहा जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकता है डायरेक्ट अंडर आर्टिकल 32। बताया था ना आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, इसके अंदर कहा जा सकते हैं डायरेक्ट, अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स के साथ छेड़छाड़ होता है तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज के तौर पे वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है और हमें इसका सॉल्यूशन चाहिए। तो क्या होगा यहाँ पर,
बहुत ही कड़ी सजा देने के लिए यहाँ पर आर्टिकल 17 को फंडामेंटल राइट्स का पार्ट बना दिया गया है, ताकि इसमें कोई भी देर ना हो। तो आर्टिकल 17 क्या कहता है कि अनटचेबिलिटी इज एबॉलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज फॉरबिडन एंड सो द ऑफेंस इज पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विद लॉ। जैसा कि सीआरपीसी या फिर दूसरे जो और हमारे क्रिमिनल कोड्स या फिर और जो इंडियन पीनल कोड, जैसे कि आपको पता है कि अभी भारत संहिता आ गई है, उनमें जो जो चीजें लिखी गई हैं कि अगर किसी ने अनटचेबिलिटी की उसको क्या सजा दी जाएगी, उसी के हिसाब से इन अकॉर्डेंस विद लॉ, जो लॉ में लिखा हुआ है उसी के हिसाब से उस बंदे को सजा दी जाएगी जिसने भी अनटचेबिलिटी को फॉलो किया है। किसी के साथ अगर अनटचेबिलिटी की गई है तो जिस बंदे ने की है उसको किस हिसाब से सजा मिलेगी, इन अकॉर्डेंस विथ लॉ, जैसा लॉ में लिखा हुआ है सेम उस तरीके से सजा दी जाएगी। आर्टिकल 18 क्या कहता है, द स्टेट कैन नॉट कन्फर, यानी कि जो हमारा राज्य है, राज्य यहाँ पे कौन किसकी बात हो रही है, यहाँ पर नेशन की बात हो रही है। स्टेट मैंने आपको पहले ही बताया था। तो जो आर्टिकल 17 था वहां पे स्टेट का मतलब सेंट्रल और स्टेट दोनों गवर्नमेंट आ गई हैं। बाकी जो आर्टिकल 18 है और जो इससे पहले वाले जितने भी आर्टिकल्स या फिर जो भी आप जहां पे भी स्टेट देखेंगे वहां हर जगह स्टेट का मतलब क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट का मतलब क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। द स्टेट कैन नॉट कन्फर एनी टाइटल्स, यानी कि जो हमारी सरकार है वो किसी भी इंसान के ऊपर कोई भी टाइटल नहीं दे सकती है। जैसे कि हम बोलते हैं महात्मा, महात्मा किसका टाइटल है, मोहनदास करमचंद गांधी जी का, तो क्या बोलते हैं हम, महात्मा गांधी। तो हमने टाइटल दिया है एक तरीके से। लेकिन जब आपको पता है कि अभी इसके ऊपर कंट्रोवर्सी हो गई थी, एक बंदे ने आरटीआई डाला, राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंदर उनको जानकारी मिली, जो आरटीआई एक्ट है हमारा 2005 का, उसके अंदर उनको क्या जानकारी मिली, आरटीआई में बताया कि भारत सरकार ने कभी भी महात्मा की उपाधि नहीं दी थी मोहनदास करमचंद गांधी जी को। ये जो हमारे बापू थे इनको कभी भी महात्मा जी की उपाधि नहीं दी गई थी। ये क्या है, हमारे जो देश के लोग थे इन्होंने प्यार से अपने आप उनको महात्मा बोलना शुरू कर दिया। भारत सरकार ने कोई भी उपाधि महात्मा की किसी को नहीं दी। ये आपको इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ कि ये ऐसा किया क्यों गया। हम भारत सरकार ने ऐसा नियम क्यों बना दिया, फंडामेंटल राइट्स में क्यों डाल दिया कि किसी को हम कोई अलग टाइटल देंगे ही नहीं। क्या होता था जब हमारे यहाँ पे ब्रिटिशर्स अपनी यहाँ पे सरकार चला रहे थे, उस टाइम पे उनको जो लगता था कि जो प्रभावशाली व्यक्ति है या फिर उनको ऐसा दिखता था कि यार ये ऐसा व्यक्ति है जो आगे चल करके अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ में नहीं आया तो क्या होगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है। तो उन लोगों को क्या करते थे, वो नाइटहुड दे देते थे। क्या दे देते थे, नाइटहुड, या फिर और भी दूसरी दूसरी उपाधियां होती थी जिनके द्वारा वो कोशिश करते थे कि उनको अपनी पार्टी में कैसे शामिल कर लिया जाए। इसलिए आपको पता हुआ कि रवींद्रनाथ टैगोर ने जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो उस टाइम पर उन्होंने अपना नाइटहुड जो है वो वापस कर दिया था, लौटा दिया था। उन्होंने क्या बोला था, ये कि उन्होंने एक तरीके से भारत के जो लोग हैं उनको समर्थन दिखाने के लिए अपना ये जो टाइटल था वो वापस कर दिया था। इस तरीके से आप देखेंगे जितने बड़ी बड़ी हस्तियां हैं इस देश में, जिन जो भी फ्रीडम फाइटर्स थे हमारे, उन सबको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने या तो नाइटहुड दिया था या तो वो देना चाहते थे पर सामने वाले ने लेने से मना कर दिया। तो इस तरीके से जो टाइटल्स है इनका कॉन्सेप्ट जो था ये ब्रिटिशर्स ने बहुत ही इस्तेमाल किया था बहुत बड़े लेवल पे अपने फायदे के लिए। तो इस वजह से जब भारत सरकार जब बनी, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फ्रेम किया गया, तो उसमें साफ साफ लिख दिया गया कि स्टेट कैन नॉट कन्फर एनी टाइटल एंड सिटीजन ऑफ इंडिया कैन नॉट एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम अ फॉरेन स्टेट। यानी कि भारत सरकार तो दे नहीं सकती है, और जो विदेशी दूसरी सरकारें हैं यानी कि ऑस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी, फ्रांस, चाइना, ये जो कंट्रीज हैं ये भी इनसे कोई ले नहीं सकता। अगर भारत का नागरिक है तो वो दूसरे देशों से कोई भी टाइटल ले नहीं सकता और भारत सरकार कोई टाइटल दे नहीं सकती है। बस एक ही तरीका है टाइटल लेने या फिर देने का, वो क्या है कि उसको परमिशन लेनी पड़ेगी। किससे परमिशन लेने की पड़ेगी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से। अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बोल देते हैं, अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बोल देते हैं ये जो भारत का नागरिक है इसने कुछ ऐसा काम कर दिया है कि जो टाइटल जो सामने मिल रहा है वो इज्जत से दिया जा रहा है, वो गुड फेथ में दिया जा रहा है, वो भारत की जो गरिमा है उसको और बढ़ाने के लिए दिया जा रहा है और वो हमें लेना जरूरी है। मान लीजिए किसी को नोबेल प्राइज दिया जा रहा है या फिर कुछ ऐसा अवार्ड दिया जा रहा है, तो क्या है, जैसे कि आपको बताऊं मैं, अगर 2008 में क्या हुआ था, एक बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी। 2008 में क्या हुआ था, एक कंट्रोवर्सी हो गई थी क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो क्या करना चाहती थी, सचिन तेंदुलकर को वो नाइटहुड वाला अवार्ड जो था, जो हमारी आजादी से पहले उन्होंने बड़े बड़े लोगों को दिया था, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स उनको दिया था, तो सचिन तेंदुलकर को सेम नाइटहुड का जो अवार्ड है वो देना चाहते थे। बट क्योंकि इसके ऊपर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई, इंडिया ने भी बोला कि हम आजाद हो चुके हैं, अब तुम हमारे ऊपर राज नहीं करते, जो हमें तुम नाइटहुड दोगे, समझ रहे हो ना। तो इसमें से क्या हुआ, फिर ये कंट्रोवर्सी बहुत बढ़ गई, तो फिर ये जो नाइटहुड वाला जो अवार्ड देने के लिए ब्रिटिश सरकार चाह रही थी वो मना कर दिया गया, या फिर जो भी उसके ऊपर हुआ, सचिन तेंदुलकर ने वो अवार्ड लिया नहीं। अदरवाइज ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पेशकश की थी कि हम सचिन तेंदुलकर को ये अवार्ड देना चाहते हैं। तो अगर यहाँ पर ये आर्टिकल 18 में मेंशन नहीं होता, अगर आर्टिकल 18 में मेंशन नहीं होता कि विदाउट द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आप कोई भी अवार्ड ले सकते हैं, तो क्या पता मे भी सचिन तेंदुलकर को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो ले भी सकते थे। लेकिन क्योंकि आर्टिकल 18 में स्पेशली मेंशन है कि आप बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के, बिना प्रेसिडेंट की परमिशन के आप ये अवार्ड नहीं ले सकते हैं। क्या हुआ, ये मामला थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया। उसके बाद फिर सचिन तेंदुलकर सामने मना कर दिया कि मुझे नाइटहुड नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा राइट टू इक्वलिटी खत्म होता है, हम खत्म होती है हमारी वीडियो। और आई थिंक आपको बहुत मजा आएगा फंडामेंटल राइट्स पढ़ करके, क्योंकि मैंने कोशिश करी कि जितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग मैनर में आपको समझा सकूँ, मैं इलेबोरेट कर सकूँ डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट। आपको मैंने कोशिश की कि ज़्यादा थोड़ा सा नया बताऊँ, जो आपको पहले से अगर आपने कुछ पढ़ा भी हुआ है तो भी मैं उसमें कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैं कुछ नया बता पाऊँ जो आपको नहीं पता है। क्योंकि आजकल क्या है, पेपर बहुत ही डायनामिक हो गया है, तो आपको भी नई नई चीजें जो आजकल न्यूज़ में है या फिर आजकल कभी भी उनके ऊपर चर्चा हो रही है, तो आपके नियर में वो होनी चाहिए ताकि आप पेपर में जाकर कंफ्यूज ना हो।
तो अगर आपको मजा आया इस लेक्चर में तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं आप, जिसका लिंक जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे ऑलरेडी 1.4 सब्सक्राइबर्स ऐड हो चुके हैं, जो कि लगातार नए नए क्वेश्चन जो हम जीएस जीके और करंट अफेयर्स और जो आपका टेक और नॉन टेक सबसे मिला करके हम क्वेश्चन यहाँ पे टेलीग्राम पे पोस्ट करते हैं। तो आप लोग अगर जुड़ते हैं तो आपको बहुत फायदा यहाँ पे मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।